हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। बिल्कुल सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और हम कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे बताओ? कल की क्लास में आई थिंक हमने जो 10 की घातें थी वहाँ तक बात कर ली थी। बोलो, कर ली थी क्या? बोलो, 10 की घातों तक बात कर ली थी क्या? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों घातें पढ़ ली थी। ठीक है, बिल्कुल फिजिक्स की दुनिया में ही रहता हूँ मैं तो, है ना। दिन भर अपनी तो सुबह से शाम तक साइंस ही चलती है ना। तो चलिए, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि कल की क्लास में हमने 10 की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर और जेटा योटा जेप्टो योक्टो तक पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी? 10 की पावर -21 -24 + 21 + 24 तक पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? मैं उसके आगे बात बढ़ाऊँ, फिर पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए खुशबू शर्मा गुड इवनिंग, और बेन टैन, हेमंत मीना, बाकी सब जो भी आ गए हैं सबका स्वागत है। और चलिए, तो दोस्तों 10 की पावर हमने बात की थी और 10 की पावर में हमने 2 ट्रिक्स की बात की थी, है ना। 2 ट्रिक्स कौन कौन सी थी बताओ? पहली ट्रिक जो थी 10 की ऋणात्मक घातों की थी, उसको पढ़ा था हमने। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। 10 की पावर -1 को डेसी कहते हैं, -2 को सेंटी कहते हैं, -3 को मिली कहते हैं, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पीको, -15 को कहते हैं फेम्टो और -18 को एटो, -21 को कहते हैं जेप्टो और -24 को बोलते हैं योक्टो, है ना। यहाँ तक बात हुई। इसके बाद पॉजिटिव घात पढ़ा, और पॉजिटिव घात में हमने पढ़ा कि डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, है ना। तो 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, है ना, और 10 की पावर 21 जेटा और 10 की पावर 24 योटा, है ना। ये हमने पढ़ा था। रिंकू जांगिड, अच्छा पहचान गया भाई। गुड इवनिंग, बढ़िया हूँ, बिंदास। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगेन चलिए स्वागत है सबका, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर जो होता है, कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन दे दिया कि पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। क्या दे देगा आपको क्वेश्चन? पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, बिल्कुल आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, और चैट पर ध्यान में नहीं देता शिवम दुबे, लेकिन कई बार बच्चों की क्वेरीज होते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा देखना पड़ता है ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए, पीकोग्राम को नैनोग्राम में। अब इसका एक बहुत बढ़िया फंडा, आपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन इतना देसी, इतना सिंपल जुगाड़ आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो आपको बता देता हूं। देखो, पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलना हो ना, तो जब भी चेंज करना हो आपको, चेंज इन पावर, जब भी आपको घातों में चेंज करना हो तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे। जब भी आपको घातों में चेंज करना हो, इससे बढ़िया ट्रिक आपको दूसरी नहीं मिलेगी। और ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है। चेंज इन पावर इक्वल टू एक सेकेंड, चेंज इन पावर इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए भाई, चेंज इन पावर इक्वल टू जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। ये आपको ट्रिक याद करनी है, शानदार ट्रिक है। जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। ठीक है, याद क्या करना है आपको? जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। ट्रिक शानदार। बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो पीकोग्राम को नैनोग्राम में बदलना है आपको। तो देखो, पीकोग्राम को बदलना है ना,
तो पिकोग्राम को लिख दोगे, पिको का मतलब क्या होता है 10 की पावर -12, और ग्राम के लिए क्या लिख दोगे ग्राम, है ना। और नैनो के लिए क्या होता है 10 की पावर -9, ग्राम के लिए क्या लिख दोगे ग्राम। भाई जिसको बदलना है 10 की पावर -12, है ना, जिसमें बदलना है 10 की पावर -9, ठीक है। तो जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है, ग्राम से ग्राम काट दो, 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 12 माइनस के इंटू 10 की पावर 9 प्लस के, क्योंकि ऊपर जाएगा तो घात चेंज हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 12 में से प्लस का 9 गया तो बचा 10 की पावर -3। ये आपका आंसर है। आपसे कोई पूछ ले कि पिकोग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे तो आपका आंसर रहेगा 10 की पावर -3। पिकोग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे तो आंसर रहेगा 10 की पावर -3 नैनोग्राम, 10 की पावर -3 नैनोग्राम। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, समझ में आई क्या बात? 10 की पावर -3 नैनोग्राम। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रिक बेस्ट से बेस्ट जुगाड़ है आपके लिए। अच्छे अच्छे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत मेहनत की है तब जाकर अपने आप को इस काबिल बनाया है कि जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके काम को आसान किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र कुमार मीणा बिल्कुल कंप्लीट है। तो देखो, जब भी आपको 10 की घातों को बदलना हो तो आप जो ट्रिक काम में लेंगे वो ट्रिक है जिसको बदलना है बटा जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है बटा जिसमें बदलना है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। लो, ठीक है, 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलिए। 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलिए। 1000 मेगावाट को किस में बदलना है? गीगावाट में। बताओ बताओ, 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है। एक बार जो क्लास में बिल्कुल फेविक्विक का मजबूत जोड़, है ना। ओके रिंकू जाएंगे, ठीक है। बताओ, तो 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है। बताओ, बदल के बताओ। कबाड़ी, व्हाट इज कबाड़ी? आई एम नॉट कबाड़ी, आई एम कबाड़ा, सबका कबाड़ा करने वाला, है ना। मजाक की बात है, ठीक है, मैं किसी का कबाड़ा नहीं करना भाई, बस फिजिक्स का सब्जेक्ट को दिमाग में ढंग से सेट करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐड करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। बताओ, 1000 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है। देखो 1000, अब फॉर्मूला ट्रिक क्या है बताओ? जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। बदल दो यार, जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। किसको बदलना है? 1000 मेगा की जगह क्या लिखोगे? 10 की पावर 6 और वाट, तो वाट। 1000 10 की पावर 6 वाट। अच्छा, गीगावाट क्या होता है? 10 की पावर 9 वाट, तो वाट से वाट गया। 6 और 3 कितने हो गए? 10 की पावर 9, नीचे भी क्या है? 10 की पावर 9, हो गया बराबर 1। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कि 1000 मेगावाट में कितना गीगावाट होता है? आपका आंसर रहेगा 1 गीगावाट होता है। कितना गीगावाट होता है बताओ? 1 गीगावाट होता है। 1000 मेगावाट में कितना गीगावाट होता है बताओ? 1 गीगावाट। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, कहानी दिमाग में फिट बैठी क्या दोस्तों? बैठी कि नहीं बैठी? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको एक ही तरीका ध्यान रखना है कि जब भी घातों में चेंज किया जाए, जब भी घातों में चेंज किया जाए तो एक ही थ्योरी आपको रखनी है कि रिंकू जांगिड़ समझ नहीं आया। देखो 1000 आपको बदलना है 1000 मेगावाट को। 1000 है ना, 1000 तो संख्या तो लिखोगे ना, 1000 है ना। मेगावाट, मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, है ना। इसको किस में बदलना है आपको? गीगावाट में। गीगा बराबर होता है 10 की पावर 6। ट्रिक में लिखवाया था, ये कल की ट्रिक में लिखवाया था, है ना। ये कल की ट्रिक में लिखवाया था आपको। मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6 और गीगा बराबर होता है 10 की पावर 9। ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी ना। तो वाट से वाट गया 6, और ये 10 की 1000 को क्या लिख सकते हो आप? 10 की पावर 3, 6 और 3 क्या हो गई? 9। अब 10 की पावर 9 ऊपर, 10 की पावर 9 नीचे, तो आंसर क्या आ गया बताओ? 1 गीगावाट। आंसर क्या आ गया बताओ? 1 गीगावाट। बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई
बैठ गई कि दिमाग में नहीं बैठी? बोलो भाई। बैठी कि नहीं बैठी बात दिमाग में? आ गया समझ में? ठीक है। ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा यार? इतना बढ़िया कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं तो समझ में कैसे नहीं आएगा? समझ में आना पड़ेगा भाई। जब किसी चीज़ पे मेहनत की है, उसको आसान बनाया है, तो आसान बना के भी जो चीज़ आसान नहीं हुई वो क्या आसान हुई, है ना? तो क्या मतलब निकला मेहनत करने का? ठीक है, अच्छा समझ में आया? हाँ, कोचिंग में भी यही पढ़ाया था, जिसको बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है। कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ता हूं। बदल लोगे? कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे? अच्छा, एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि दो चीजें और बोली जाती है, जैसे एंगस्ट्रॉम। तो मैंने आपको कल भी बोला था, ठीक है, कि एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहां मीटर फिक्स है, लेंथ एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का मात्रक है, लंबाई का, है ना। लेकिन पीको, नैनो, माइक्रो, इनको आप किसी के भी आगे काम में ले सकते हो, इनको आप आवेश के लिए ले सकते हो, इनको आप वेट के लिए ले सकते हो, इनको आप एम्पियर के लिए ले सकते हो, इनको आप जो है वो आप क्या बोलते हैं, वाट, शक्ति वगैरह के लिए ले सकते हो। लेकिन एंगस्ट्रॉम आप केवल किसके लिए काम मिलोगे? लेंथ के लिए। 10⁻⁻10 मीटर होगा ना, मीटर, तो ही वो एंगस्ट्रॉम है। और 10⁻⁻15 मीटर होगा तो उसको फेम्टो नहीं कहोगे, उसको फर्मी मीटर कहोगे। क्या कहोगे? फर्मी मीटर। तो फेम्टो तो किसी के लिए भी काम में लिया जा सकता है, एफएम, फेम्टो तो किसी के लिए भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन 10⁻⁻15 मीटर है ना, मीटर, ये किसके लिए काम में लोगे? ओनली किसके लिए काम में लोगे? लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। याद रखना, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापी जाती है, प्रकाश की वेवलेंथ मापी जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापी जाती है। और एंगस्ट्रॉम में याद रखना, नाभिक की त्रिज्या भी मापी जाती है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, नाभिक की त्रिज्या, वो भी किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। सॉरी, परमाणु की, नाभिक की नहीं, परमाणु की त्रिज्या, है ना। और नाभिक की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? फर्मी मीटर में। नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो रेडियस ऑफ एटम इज कैलकुलेटेड इनटू इन एंगस्ट्रॉम एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड इन फर्मी मीटर। ओके, क्लियर? कंप्लीट हुआ यहां तक? ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम और इनका ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर एंगस्ट्रॉम क्या है वगैरह, ये क्या है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बस दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक को उठाकर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पर प्लीज़ आप लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ, मेरी आवाज़ पहुंच पाए और मेरी फिजिक्स पहुंच पाए। ठीक है, बस यही है। क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या? बोलो भाई, आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, अब दोस्तों हम देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल। हम लोग पहली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी आपके पास भौतिक राशियां हैं, फिर हम भौतिक राशियों को लिखने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां वगैरह, उनकी बात हम कर चुके थे। उसके बाद हम 10 की घातों की बात कर चुके। अब दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ विमीय सूत्र पर। अच्छा, विमीय सूत्र से पहले आपको मैं एक पढ़ा देता हूँ मापन पद्धति। मापन पद्धतियाँ, मापन पद्धति मतलब आपने कई बार सुना होगा मीजरमेंट पॉलिसीज, ठीक है, मीजरमेंट मेथड्स। कोणीय वेग सदिश राशि है श्रीकांत जहांगीर, सदिश राशि है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एएलपी की वेटिंग लिस्ट अभी कुछ नहीं कह सकते यार इनका, ठीक है। मुझे रेलवे का थोड़ा सा, रेलवे का जो प्रोसेस है उसका आइडिया थोड़ा कम है, पेपर्स वगैरह का पूरा आइडिया है, पर रेलवे का पेपर जो है तैयारी करने के हिसाब से मैं कभी अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे जनरली दूर की नौकरी पसंद नहीं थी। तो एसएससी ट्राई किया, पर एसएससी राजस्थान मुझे मिला नहीं, बाहर मिले 2-3 बार। उसके बाद राजस्थान जब मिल गया तो आई एम वेल सर्टेन राजस्थान, ठीक है। तो राहुल चौहान जी, एरिया अभी भी आपको कह रहा हूं अदिश नहीं है दोस्त, बुक्स में बहुत में लिखा हुआ है, इसीलिए कहा था कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बुक्स में इसलिए लिखा हुआ है कि लेंथ इनटू लेंथ दोनों अदिश राशियां हैं, तो अदिश का गुणनफल अदिश से जो होता है वो अदिश ही होता है।
लेकिन आप याद रखो, आप सर्च करो सरफेस एरिया, आप सर्च करो एरिया वेक्टर, आप सर्च करो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, आपको मिलेगा कि एरिया इज अ वेक्टर नॉट अ स्केलर। आपको मिलेगा, आपको गूगल पे मिलेगा। एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा है। एनसीईआरटी यदि इसके बारे में लिखती तो बिल्कुल आपका वेलकम करता, लेकिन एनसीईआरटी में भी बहुत जगह इस वर्ड का प्रयोग हुआ है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, बहुत जगह प्रयोग में हुआ है। ठीक है, इस वजह से एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको हम थोड़ा लेंगे और इसको सदिश मानेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मापन पद्धति। देखो मापन में स्टार्टिंग में दो पद्धति आपके चलती थी, एक चलती थी एफपीएस और एक चलती थी सीजीएस। एफपीएस जो होती थी इसको बोला जाता था दोस्तों, इसको बोलते थे ब्रिटिश। जो ब्रिटिश पद्धति है वो कौन सी है बताओ? एफपीएस है। और जो फ्रेंच है, फ्रेंच, वो सीजीएस है। ब्रिटिश पद्धति कौन सी है बताओ? एफपीएस। और जो फ्रेंच है वो कौन सी है बताओ? सीजीएस। क्लियर? यहां तक समझ में आया? हाँ राहुल चौहान जी, मैं पहले भी कहा था, मैं पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूं कि बुक्स में बिल्कुल नो डाउट बहुत जगह लिखा हुआ है, पर वो केवल मैं आपको वो कंसेप्ट भी बता दिया कि किस वजह से लिखा हुआ है। लोगों ने बस ये माना कि लेंथ और लेंथ, दो लेंथ को आपने मल्टीपल किया, दो लेंथ को मल्टीपल किया आपने तो एक दोनों अदिश और अदिश का गुणनफल अदिश होता है तो अदिश है। लेकिन मैंने बोला था ये अपवाद है, क्षेत्रफल को सदिश माना हुआ है। एरिया वेक्टर आप सर्च करिए आपको मिलेगा यार। ठीक है, कहीं पर किसी भी ऑथेंटिक बुक में, किसी भी ऑथेंटिक बुक में अदिश भी नहीं दिया हुआ है, सदिश नहीं दिया तो अदिश भी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट बनवा देंगे, प्लेलिस्ट बनवा देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एफपीएस और सीजीएस, देखो एफपीएस में एफपीएस को इलोंगेट करते हैं फुट, एफपीएस को क्या लिखते हैं? फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यानी ऐसी मापन पद्धति जिसमें लंबाई को तो मापा जाता है फुट में, जिसमें द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, और जिसमें समय को मापा जाता है सेकंड में, उस पद्धति को क्या बोला जाता है? एफपीएस। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, बुक पाउंड सेकंड। क्लियर रहेगी बात यहां तक? सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर, लंबाई को तो लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। मास को किस में मापते हैं? ग्राम में। और टी टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, सीजीएस। सीजीएस से ही आगे चलकर बनी थी एमकेएस, और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक कहा जाता है। एमकेएस पद्धति को क्या बोला जाता है? मीट्रिक। और एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मीटर में क्या ले रहे हैं बताओ? लेंथ। द्रव्यमान ले रहे हैं किलोग्राम में, और टाइम किस में ले रहे हैं बताओ? सेकंड में। टाइम किस में ले लिया? सेकंड में। ठीक है, अभी बताऊंगा लोकेश जी, अभी बताऊंगा। ठीक है, और एमकेएस जो पद्धति आई, याद रखना एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप, एमकेएस पद्धति का ही जो विस्तृत रूप है, ये 1960 में एक संधि हुई थी। ठीक है, उस संधि के दौरान एमकेएस को ही संशोधित करके चेंज किया गया और इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया 1967 में। भाई संधि कब हुई थी? 1960 में, और अप्लाई कब हो गई थी? 1967 में। और एमकेएस को ही संशोधित किया और विस्तृत किया। ठीक है, थोड़ा इलोंगेट किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, और जो कौन सी पद्धति ला दी बताओ? एसआई पद्धति। एसआई, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। तो दोस्तों आज हम टोटल कितनी पढ़ते हैं बताओ? 4 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद करिएगा आप, मापन पद्धति शुरुआत से लेकर चले। ऊनी कपड़े नरेंद्र कुमार मीणा शरीर को गर्म ऐसे रखते हैं कि आपकी बॉडी की जो हीट है ना उसको बाहर नहीं जाने देते। सर्दी के दिनों में बाहर तापमान कम होता है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बॉडी की हीट बाहर जाने का डर रहता है, तो हम ऊनी कपड़े गर्म कपड़े पहनकर उस हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गर्म कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना घुस जाए। ठंड अंदर नहीं घुसती दोस्तों, बॉडी की हीट बाहर जाती है, हम उसको बचाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो दोस्तों देखोगे एफपीएस सबसे पहले, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, सीजीएस को फ्रेंच।
गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं सीजीएस को, है ना। गॉसियन, डेसिमल, फ्रेंच। सीजीएस से ही बना एमकेएस मीट्रिक, है ना। और एमकेएस को ही विस्तृत किया। 1960 में संधि हुई, 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या किया गया, इसको पूरी तरह अप्लाई कर दिया गया और इसको संशोधित करके सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति मान लिया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नरेंद्र कुमार मीणा जी एक्सप्लेन किया है अभी कि सर्दी के दिनों में बाहर तापमान कम होता है, बॉडी का तापमान 37 बना रहता है। अब टेम्परेचर आपको पता है, हीट उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। आपकी बॉडी का तापमान ज़्यादा है, बाहर तापमान कम है, तो आपकी बॉडी से हीट जो होगी वो बाहर जाएगी। हीट का लॉस ज़्यादातर कानों से होता है, इसलिए बोलते हैं सर्दी में कान बचा लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि हीट लॉस कम होना चाहिए ना, तो कानों पे मफलर पहनते हैं। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्दी के दिनों में ठंड घुस जाती है बॉडी में, ठंड नहीं घुसती है बॉडी की हीट बाहर जाती है। अब उस हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊन जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊन जो होती है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो उससे जो वूल है उससे वो हीट है वो आपकी बाहर कम क्रॉस होगी। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं कि सर्दी के दिनों में एक मोटा ऊनी कपड़ा पहनने के बजाय आप 2 पतली पतली शर्ट पहन लो, आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखो मोटा ऊनी कपड़ा होता है तो उसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं, उनसे हीट बाहर निकल जाती है। लेकिन 2 शर्ट पहनोगे ना तो एक से बाहर निकलेगी, तो दोनों शर्ट्स के बीच में एयर है, एयर, वायु, और वायु ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक है, अच्छी कुचालक है, सुचालक नहीं कुचालक, बैड कंडक्टर, कुचालक है। तो जाने नहीं देती वो हीट को जाने नहीं देती, तो आप नॉर्मल फील करते हो, गरम गरम फील करते हो। क्लियर? पोलोनियम को लेकर देखो एनसीईआरटी 10th और 12th में विवाद है, ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल कंफर्म करूंगा। टाइम दीजिए मुझे, एक बार मैं दोनों एनसीईआरटीज को प्रॉपर्ली चेक कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं पोलोनियम को कंफर्म कर पाऊंगा। बट पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, जहां तक मैंने पढ़ा है पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है जिसके 27 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो पोलोनियम का तो यही है, बाकी और देख के कंफर्म कर दूंगा मैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? बोलो, आगे बढ़ें। लालचंद वर्मा, सर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत। कौन हो गया ओवर कॉन्फिडेंट? मैं तो खुद बात बोलता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ दैट इज कॉन्फिडेंस, मैं ही कर सकता हूँ दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। पोलोनियम और एस्टेटिन में ही विवाद है दोस्तों, पोलोनियम और एस्टेटिन में ही विवाद है, क्योंकि एक एनसीईआरटी की जो बुक है उसने पोलोनियम को तो माना हुआ है उपधातु और एस्टेटिन को माना हुआ है अधातु, जबकि जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि एस्टेटिन उपधातु है और पोलोनियम धातु है। तो इसको लेकर कंफर्म करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए कंफर्म हुआ भाई, आगे चलें। चलिए दोस्तों, निरंजन तिवारी, भाई टाइम लगेगा यार, क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। टाइम इतना ही मिलता है कि जाके अब सो जाता हूं, बस परेशान हो जाता हूं पूरे दिन, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा बुक के लिए। पढ़ा रहा हूं बच्चों को कि खुद लिख लो और पढ़ लो भाई, बुक का पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, आएगी जब बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ओके, फेक हो गए। अरे फेक क्या है यार, बुक का बोला था, कोई पैसे थोड़े ना ले लिए थे एडवांस में कि मुझे पैसे भेज दो मैं बुक भेज दूंगा, है ना, ऐसा नहीं था। बोला था काम चल रहा है, काम बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। लगा था लेकिन पहले की बुक बड़ी सिंपल चीज़ होती है, 2 दिन में बन जाएगी, पर अभी लगता है कि बुक भाई सिंपल काम नहीं है, एक एक वर्ड देखना पड़ता है, एक एक वर्ड ढूंढना पड़ता है, एक एक स्पेलिंग चेक करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आदित्य आनंद जी, बायो की क्लास इवनिंग में चल रही है, 4 बजे के करीब होती है, 4 साढ़े 4 बजे शिवानी मैम बायो की क्लास ले रही है। मेरे पिछले वीडियो रिकॉर्डेड हैं, वो आप पढ़ सकते हो, और मैम के जो क्लासेज हैं वो रेगुलर लाइव चल रही है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपन बात करेंगे किसको लेकर, हाँ विमीय सूत्र को लेकर, डायमेंशनल फॉर्मूला को लेकर। विमीय सूत्र देखो, ये सबसे बड़ी फफूंद होती है बच्चों की, विमीय सूत्र, डायमेंशन।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, डायमेंशंस, विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए तो देखो विमीय सूत्र होते क्या हैं भाई। आपके पास मूल राशियां कितनी हैं? 7। अब जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका निर्माण इन 7 से हुआ होगा भाई, पक्की बात है। 7 और 2 पूरक राशियां। ठीक है, पूरक राशियों तक मात्रक लिखा ही नहीं जाता है, और मूल राशियों को लिखते हैं अपन लोग, मूल राशियों के विमीय सूत्र लिखते हैं, मूल राशियों का मात्रक निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब मूल राशियों के लिए लिखते हैं। ठीक है, और पूरक राशियों के लिए तो आप ना तो मात्रक लिखते हो ना विमीय सूत्र लिखते हो। तो जब जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उन सबका निर्माण किससे हुआ होगा बताओ? मूल राशियों से। अब इन व्युत्पन्न राशियों को जब आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? मूल राशि। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सभी जो व्युत्पन्न राशियां हैं इनको तोड़ोगे तो लास्ट में आपको कोई सी ना कोई सी मूल राशि ही मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। विनोद सिंह, बिल्कुल, गुड इवनिंग। अरे बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, क्लास कितना हो गया है? क्लास तीसरी चौथी क्लास है आज। ठीक है, तो दोस्तों जब भी किसी मूल राशि को आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? तो आपके पास कैसी राशि मिलेगी बताओ? मूल राशि मिलेगी। कैसी राशि मिलेगी? मूल राशि। ठीक है, अब दोस्तों देखो, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के संकेत लिखवाए हैं मैंने, एम, एल, टी, थीटा या केल्विन, है ना, एम्पियर का आई, है ना, ये लिखवाए नहीं कि नहीं लिखवाए? ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, सीडी कैंडेला, लिखवाए नहीं लिखवाए? तो ये संकेत हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में लिखना, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में लिखना, है ना, मूल राशियों के जो संकेत है ना उनकी घातों के रूप में जो लिखना होता है उसे विमीय सूत्र कहा जाता है। या किसी भी व्युत्पन्न राशि का ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें उस राशि को जो मूल राशियां हैं उनकी घातों के रूप में लिखा जा रहा हो, उस प्रेजेंटेशन को विमीय सूत्र कहा जाता है। निरंजन तिवारी, यार मैथ्स का भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों नहीं चल रही, क्योंकि मैं अपनी क्लास लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो क्या है बताओ? किसी भी भौतिक राशि को तोड़ते जाएंगे तो मूल राशि मिलेगी, और फिर जितनी मूल राशियां मिलेगी उतनी ही संकेतों के ऊपर घाते लगा देंगे, और जो घात लगाने पर जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास, वो आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब दोस्तों समझिए कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रैक्टिकल से समझाता हूं मैं। जैसे लंबाई आपको सबसे पहले बात करेंगे, आपको MLT के रूप में मोस्टली लिखना है। MLT, M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, और T का मतलब टाइम, है ना। तो जैसे एग्जांपल लिया, सबसे पहले अपन ने लिख दिया दूरी, डिस्टेंस। अब दूरी को लिखोगे तो दूरी का यूनिट क्या होती है? दूरी की यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर। दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। अब बताओ यहां पे कहीं पर द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान नहीं है भैया। नीरज गुर्जर क्लास 1 घंटे चल रही है, इससे ज़्यादा लाइव में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मीटर यूनिट जो है वो 1 मीटर है। अब यहाँ पे किलोग्राम है क्या? नहीं है। तो द्रव्यमान 0 है, तो m आपने द्रव्यमान लिख दिया 0, m की पावर क्या लगा दी? 0। लंबाई यहाँ पे मीटर है तो l की पावर में क्या लिख दिया? 1, और समय यहाँ पे 0 है तो आपने क्या लिख दिया? t0। तो क्या बन गया बताओ? m0 l1 t0। अब चाहो तो आप 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो चाहो तो आप इसको ओनली L1 भी लिख सकते हो, और चाहो तो M0 L1 T0 भी लिख सकते हो। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है। दूसरा जैसे बात करोगे विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। वही मात्रक मीटर है तो द्रव्यमान 0, m0, लंबाई 1 और t0 बराबर में क्या लिख सकते हो? L1। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है। थर्ड नंबर पर चाल को लिखते हैं स्पीड। चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी को क्या लिखोगे? मीटर,
समय को क्या लिखोगे बताओ, सेकंड। अब बताओ यहाँ पे द्रव्यमान है क्या, किलोग्राम ग्राम कुछ भी नहीं है, तो आपने लिख दिया m0। लंबाई है क्या, L1। समय है क्या, समय बटे में है नीचे T1, ऐसे लिखा। अब जब भी नीचे की चीज ऊपर जाती है घात चेंज हो जाती है, तो m0 L1 T माइनस 1, m0 L1 T माइनस 1, m0 L1 T माइनस 1, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो L1 T माइनस 1। क्यों, क्योंकि m की पावर 0 है, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बैठी है कि नहीं बैठी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे चाल, अच्छा आपको दे दे वेग, वेग बराबर, वेग को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, है ना। वेग बराबर क्या होता है बताओ, विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय होता है, तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, है ना। वही द्रव्यमान है क्या, नहीं है। लंबाई है क्या, है, T1 है, m0 L1 T माइनस 1। तो बताओ क्या बन गया, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो L1 T माइनस 1। यहां तक की बात समझ में आई क्या, यहां तक की बात समझ में आई क्या, बोलो। बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो दादाओ। समझ में आई बात कि नहीं आई, चलो भाई आगे बढ़ें। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, m0 L1 T माइनस 1। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और ये जो क्लास का जो कंटेंट है, ये लेवल जो है, ये अच्छे लोगों तक, पढ़ने वाले बच्चों तक, सब तक पहुँचें और सब जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन को श्योर करें, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ में सब क्या आ गया क्या, आगे बढ़ जाऊं। सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी भौतिक राशि को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में मूल राशियों में से निकलेंगे सारे भाई, क्योंकि कोई भी राशि है मूल से ही तो बनी है। तो तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, मूल निकलेगा तो लास्ट में मूल राशि जितनी जितनी है आप उनके संकेतों पर उतनी उतनी घात लगा दो, ठीक है। जैसे देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है, मीटर, समय क्या है, सेकंड। अब यहाँ पे सबसे पहले द्रव्यमान से शुरुआत की, द्रव्यमान 0 है, ठीक है। तो m0, लंबाई 1 है तो L1, टाइम 1 है तो बटा में है T1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, तो m0 L1 T माइनस 1, ठीक है। तो क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। दूरी डिस्टेंस है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, चाल बराबर होता है वेलोसिटी और वेग बराबर, चाल बराबर स्पीड, वेग वेलोसिटी, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों क्लियर। अमन गौड़ अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। और आगे मैं अभी समझाता जा रहा हूँ तो वहाँ पे सब समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है, सब समझ में आएगा। पंकज मीणा राम राम। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। चलो भाई वेब म्यूज़िक भोजपुरी क्लासेस, अब क्लास यार मैंने कैलकुलेट नहीं किए हैं, ठीक है, पर जितनी क्लासेस हैं वो मामला इतना चिल्ड है कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लासेस का मटेरियल पढ़ लें और आराम से पेपर में बेधड़क कूद जाएं, ठीक है। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब स्पीड की जगह टाइम लिखा होता, मतलब आपसे पूछा जा रहा है टाइम का, तो देखो समय का पूछ रहा है, रेडियन स्टेरेडियन ध्रुवगोर नहीं लिखे जाते। देखो समय का आपसे विमीय सूत्र पूछता, तो समय देखो यहाँ पे द्रव्यमान 0, लेंथ 0, T1, है ना। तो यहाँ पे या तो लिखते m0 L0 T1 या सिंपली लिख देते T1। तो ये समय का विमीय सूत्र हो जाता टाइम का, ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है ना। टाइम का क्या हो जाता है, m0 L0। देवा मीणा यार दिख तो सही रहा है यार,
देख तो भाई सही रहा है, ठीक है। मैं एक बार खुद देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार मार्कर डार्क करता हूँ मैं, ठीक है। तो M0 L0 T1 है ना, क्लियर, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ओके। अब चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको फॉर्मूले बताता जाऊंगा और आगे हम लिखते जाएंगे। अपन को लिखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। देखो, द्रव्यमान है क्या? नहीं है। लंबाई है क्या? देखो, लंबाई 1 और चौड़ाई, ये भी तो लेंथ है भाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। तो क्या लिखते हैं अपन? मीटर इंटू मीटर को क्या लिख देते हैं? मीटर स्क्वायर। लिखते नहीं लिखते? तो m0 लंबाई कितनी है बताओ? यहां पे 2 है, टाइम कितना है? 0। तो m0 L2 T0, या इसको सिंपली लिख सकते हो L2, m0 L2 T0, या सिंपली क्या लिख सकते हो बताओ? L2। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है ना? ओके, चलो। अब जैसे आप लिखोगे आयतन, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? एरिया। आयतन, आयतन को क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूम। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो, लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना, LBH, है ना, क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो देखो, मीटर, मीटर और मीटर, तो क्या हो गया बताओ? मीटर क्यूब, घन सेमी घन मीटर, है ना। अब इसका विमीय सूत्र लिखोगे, द्रव्यमान 0, लंबाई कितनी है यहाँ पे? 3, और टाइम कितना है? 0। तो ये क्या बनेगा डायरेक्ट बताओ? L3, या तो बन जाएगा L3 या M0 L3 T0, M0 L3 T0। मनीष सैनी जी 0 लगाएं, आप M L3 T नहीं लिख सकते, क्योंकि M के ऊपर आपने 0 नहीं लिखा ना। हाँ, W नहीं, B आएगा, वही लिखा है मैंने, ठीक है। M L की जगह पर यदि आप M के ऊपर 0 नहीं लगाते तो M की पावर 1 मान ली जाएगी। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, उसको 1 मान लेते हैं पावर, इसलिए आप 0 पावर लगाएं, ठीक है। 0 पावर लगाइए। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? बोलो दादाओ, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल के बाद आयतन समझ में आया? चलिए, क्षेत्रफल के बाद हम चलते हैं त्वरण पर, एसिलरेशन। अच्छा, घनत्व पे चलते हैं। चलो, घनत्व, डेंसिटी, बिल्कुल आराम आराम से बनाते बनाते सीखते सीखते चलेंगे, ठीक है। घनत्व, घनत्व को क्या लिखते हैं? डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन मतलब m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताओ? किलोग्राम। और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मात्रक तो यूनिट तो क्या हो गया? मात्रक आपसे पूछ ले घनत्व का कोई, तो आप क्या बोलोगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और किलोग्राम द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे? m1, और लंबाई के लिए क्या लिखोगे? L3, है ना। तो क्या बनेगा? m1 L-3, है ना, और t यहाँ पे 0 है, तो या तो m1 L-3 T0 लिख दो, या सिंपली m1 L-3 लिख के बाद खत्म कर दो। t को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। मनीष सैनी सर, मोबाइल कीपैड में वो नहीं लगता है ना? क्या नहीं लगता है? क्या नहीं लगता भाई? समझ में नहीं आई बात? ओके, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 3m कहां से आए? अरे m नहीं है ये मीटर है, मीटर। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर, मीटर है तो लेंथ है, इसको लंबाई लिखोगे L, लेंथ, है ना। ये नीचे 3L आए ना, ये ऊपर जाकर -3 हो गए, है ना। क्लियर है बात? समझ में आ गई? m1 L-3 T0, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे त्वरण। त्वरण,
त्वरण को लिखते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय, वेग बट्टा समय बराबर क्या होता है? v बट्टा टी। अब देखो, अब पहले तो आपको मूल राशियां मिल रही थी, अब आपके पास समय तो मूल राशि है लेकिन आपके पास वेग मूल राशि नहीं है। तो आप वेग का फॉर्मूला लिखो। पहले वेग का फॉर्मूला क्या लिखोगे? वेग का फॉर्मूला लिखोगे विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय, ये किसकी जगह लिखा है बताओ? ये लिखा है हमने वेग की जगह, और एक समय आपके पास ऑलरेडी था। अब चलो, विस्थापन का मात्रक लिखोगे मीटर, है ना, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड, और 2 समय तो स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कीपैड में टॉर्च काम नहीं करती। हाँ, समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनोज कुमावत, ठीक है। तो देखो, अब इसका विमीय सूत्र लिखोगे m0, क्योंकि द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 1 है और समय नीचे 2 है, तो क्या बनेगा? m0 L1 t-2। या तो ये लिखो, या ये नहीं लिखते तो आप सिंपल लिख दोगे L1 t-2। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपके पास मूल राशियां नहीं प्राप्त हो जाती तब तक आप छोड़ोगे नहीं फॉर्मूले को, मूल तक लाना है तोड़ तोड़ के। तो देखो, त्वरण में वेग बट्टा समय था, तो समय तो आपके पास 7 मूल राशियों में से एक है, लेकिन आपके पास जो वेलोसिटी है वेग, वो फंडामेंटल नहीं है। तो वेलोसिटी नहीं है ना, तो वेलोसिटी को आपको क्या करना है? तोड़ना है। वेलोसिटी को तोड़ दिया किसमें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन एक लेंथ है, तो विस्थापन को मीटर में ले लिया, और दोनों जो समय हैं उनको आपने क्या ले लिया बताओ? सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक हो गया, और जब आपने लिखा तो द्रव्यमान m0। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो m0 लंबाई L1 और t2 क्या है बताओ नीचे? समय। तो m0 L1 t-2, इसको चाहो तो आप L1 t-2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बोलो, त्वरण तक बात समझ में सबके आ गई क्या? बनाना सीख रहे हो? ठीक है, इनको घर पे रिपीट करना दोबारा, एक एक को दोबारा बनाना, जो जैसे मैं बनवा रहा हूं उन तरीकों से आप एक एक को दोबारा बनाओगे, और एक एक को दोबारा बनाकर फिर सीखोगे कैसे सीखा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो भाई, सर 1 हेक्टामीटर में कितने हेक्टामीटर? अब दोनों ही हेक्टामीटर पूछ रहे हो तो यार एक ही होगा। हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? हेक्टामीटर में हेक्टामीटर पूछ रहे हो आप। धारा का विमीय सूत्र आसाराम बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? धारा का विमीय सूत्र भी। धारा का विमीय सूत्र क्या बताओगे यार? धारा मूल राशि है, और मूल राशि तो आप डायरेक्ट एम्पियर लिख दो उसको, ए, है ना। ठीक है, एम्पियर लिख दो। ठीक है, ऑप्शन कोई सा भी मिल सकता है, लालचंद वर्मा ऑप्शन कोई सा भी मिल सकता है, आप दोनों के हिसाब से चलोगे। ठीक है, जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वो करेक्ट है। क्लियर? ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑप्शन में m0 L1 t-2 भी आ गया और L1 t-2 भी आ गया, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्वरण के बाद अगला आपको लिखना है बल, फोर्स। त्वरण के बाद अगला हम लिखेंगे बल, फोर्स। देखो, बल, फोर्स। अब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है m इंटू ए, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो, दो तरीके हैं। चाहो तो आप किलोग्राम, इसका मात्रक लिख दो, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन बोल देते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या बताओ? न्यूटन है ना। अब चाहो तो आप विमीय सूत्र डायरेक्ट लिख दो, चाहो तो आप विमीय सूत्र डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, सूत्र आता है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, आपको नीचे ऑप्शन देगा। तो देखो, या तो आप त्वरण का डायरेक्ट लिख दो। त्वरण का अभी आपने जैसे द्रव्यमान का तो लिखोगे m1 लंबाई है, और त्वरण का अभी आपने लिखा था L1 t-2,
तो डायरेक्ट इसको जोड़ दो m1 L1 t-2, ये तो एक तरीका है। यदि आपको त्वरण का ध्यान है तो त्वरण का यदि आपको ध्यान है L1 t-2, तो आप m1 को L1 t-2 से क्या कर सकते हो, L1 t-2 से कर सकते हो। ठीक है सर, गुरुत्व, देखो गुरुत्व तो गुण है, गुरुत्व कोई भौतिक राशि नहीं है। हाँ, यदि आपसे पूछे गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g, तो वो सदिश है, वो सदिश है। ठीक है, रामहंस गुर्जर 10 डेसीमीटर में, देखो 10 डेसीमीटर ना, तो डेसीमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर -1। भाई 10 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1 मीटर ना। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है मीटर, तो मीटर की जगह क्या लिखोगे 1। भाई मीटर की जगह क्या लिख दोगे, मीटर लिखोगे, है ना। 10 की पावर -1 मीटर, मीटर से मीटर गया, 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर प्लस का 1, माइनस और प्लस बराबर बराबर हो गए, तो आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा बताओ, दोनों को गुणा कर दोगे, आंसर क्या आएगा 10 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ये संख्या होगी 0। क्या संख्या होगी ये 0 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर में 0 मीटर, है ना, 0 मीटर। क्लियर। सॉरी, ये 10 की पावर 0 होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1 और +1, तो 10 की पावर 0 आएगा, और 10 की पावर 0 आएगा तो आंसर आएगा 1 मीटर, आंसर 1 मीटर आएगा। ठीक है, ध्यान दे लेना, दोबारा इधर बता देता हूं मैं। ठीक है, कि 10 की, देखो डेसी है ना, 10 की पावर -1 होता है, 10 को 10 की पावर 1 लिख दिया, मीटर मीटर में बदलना है तो मीटर से मीटर चला गया, 10 की पावर -1 और 10 की पावर 1, तो ये 10 की पावर 0 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 0 बराबर आंसर क्या आएगा 1 मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया। ठीक है, देखो अब बल का देखो, या तो आप द्रव्यमान इंटू त्वरण के हिसाब से लिखो, ठीक है, या आप त्वरण को तोड़ते चलो, त्वरण को तोड़ लोगे तो भी आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। क्लास का टाइम यही है डेली। डिग्री को रेडियन में, अमन गौड़ जी आप कल का वीडियो देख लीजिए, आपको डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, तबीयत शानदार है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप देखो द्रव्यमान, त्वरण है ना, अब त्वरण मूल राशि नहीं है, द्रव्यमान तो मूल राशि है, तो त्वरण को आपने तोड़ दिया वेग बट्टा समय में। अब समय मूल राशि है लेकिन वेग मूल राशि नहीं है, तो वेग को तोड़ दो, द्रव्यमान इंटू वेग को तोड़ दिया विस्थापन वट्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी था। अब चारों मूल राशियां आ गई। अब बना लो, द्रव्यमान का m1, लंबाई का L1, समय का नीचे क्या आ गया, समय का नीचे क्या आ गया T2, तो बन के आ गया m1 L1 t-2। ये बल का आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, m1 L1 t-2, m1 L1 t-2। आसाराम पब्दी क्लास का डेली टाइम यही है, 6:30 से 7:30, 6:30 से 7:30। बात समझ में आ गई क्या सबको, बोलो बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, बल तक समझ में आया। बल का याद रखना है m1 L1 t-2, त्वरण का क्या था L1 t-2। यहां तक समझ में आई बात, समझ में आई क्या। मैं बढ़ जाऊं आगे, फिर बोलिए। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा ना, विष्णु कुमावत आएगा। ठीक है, अब चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना था उनको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कार्य वर्क। देखिए, अब पढ़ेंगे क्या, कार्य को लिखते हैं वर्क, W। देखो, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, F इंटू डी। ठीक है, देखो जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन, और जो विस्थापन है उसका मात्रक मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को लिख देते हैं जूल, तो कार्य की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। ऐसा ही मैं, अब आपसे कोई पूछ ले कि विमीय सूत्र बताओ, तो देखो कार्य बल का सीधा लिख सकते हो आप,
m1 l1 t-2, ये बल का आपने अपन अभी अभी पढ़ा है m1 l1 t-2, और विस्थापन का आपने क्या पढ़ा है L1 जुड़ गया तो m1 l2 t-2। बल का आप सीधा लिख सकते हो m1 l1 t-2, m1 l1 t-2 बिल्कुल न्यूटन है, SI मात्रक है ना, SI मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो देखोगे आप कि m1 l2 t-2 बनेगा, क्यों? क्योंकि बल का होता है m1 l1 t-2 और जो लंबाई है उसका होता है L1, तो बल और विस्थापन को गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो आपको कार्य मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा m1 l2 t-2। अमनगोड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का जो फॉर्मूला है D2O है ना, और अणुभार जो होता है 20 होता है, मोलिकुलर वेट 20। साधारण जल का H2O और मोलिकुलर वेट 18, साधारण जल का अणुभार 18, ठीक है, और H2O फॉर्मूला, और भारी जल का D2O फॉर्मूला अणुभार 20। मुकेश घराना, बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए हमारे साथ साथ, ठीक है, और जुड़े रहिए पूरी मेहनत के साथ। आप सबसे अब अगेन ये कहना है कि जिनको भी क्लास शानदार लगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये बात और ये चैनल, हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत सब लोगों तक पहुँचे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? कार्य का समझ में आया? अब देखो कार्य का आप ऐसे नहीं निकाल पाओ, तो कार्य का देखो, विस्थापन तो मूल राशि है, बल नहीं है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, लेकिन त्वरण नहीं है, द्रव्यमान बिल्कुल मूल राशि है। द्रव्यमान को लिख दिया, त्वरण को तोड़ दिया, वेग बट्टा समय, त्वरण का फॉर्मूला। भाई एक के साथ 3 याद हो जाएंगे, ये विस्थापन है। अब आपके पास वेग मूल नहीं है, समय मूल है, द्रव्यमान मूल है, विस्थापन मूल है, वेग नहीं है, तो वेग को तोड़ दो, द्रव्यमान इंटू विस्थापन बट्टा समय। वेग को क्या लिखते हैं? विस्थापन बट्टा समय इसकी जगह। ये समय ऑलरेडी नीचे है और ये विस्थापन ऑलरेडी ऊपर है। अब लगाओ विमीय सूत्र। द्रव्यमान के लिए m1 लंबाई 1 और 1 2, l2 समय नीचे 1 और 1 2, t2, तो बन क्या गया? m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी छोरो? बोलो। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, अच्छा कितने टेम्परेचर पर बताएं? 25 डिग्री पर 346 है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो नमी होती है, तब 332, 25 पर आप मानोगे 346 है ना। सेव वीडियो राहुल कौल जी, देखो लाइव क्लास में पढ़ना और रिकॉर्डेड पढ़ना दोनों में अंतर भी होता है, ठीक है। सुरेश केवट जी, नोटिफिकेशन आए नहीं आए, एग्जैक्ट 6:30 बजे आप अलार्म लगा लिया करो, 6:30 बजकर उसी के आसपास के टाइम में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिंकू मीणा, वेट भार एक बल है, तो भार एक गुरुत्वाकर्षण बल है। भार क्या होता है? किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके प्लेनेट द्वारा, उसके ग्रह द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वीय बल की माप। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई इट्स प्लैनेट, इसके प्लैनेट द्वारा, ग्रह द्वारा किसी भी वस्तु पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको वेट बोलते हैं। तो जो वेट है एक बल है, बल का मात्रक न्यूटन, तो वेट का मात्रक भी न्यूटन और वेट का मात्रक न्यूटन। तो जो बल के डायमेंशंस हैं, बल का जो विमीय सूत्र है वही भार का विमीय सूत्र होगा, ठीक है। तो क्लास कैसी रही दोस्तों? क्लास को बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं, और कल की क्लास में आपको यहाँ से आगे थोड़ी बात बताते हुए मैं पहला आपका फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, गति, मोशन। तो पहला आपका टॉपिक है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों, पूरी मेहनत पूरी जान से उसको पढ़ना है, ठीक है। और एनटीपीसी का एग्जाम का देखो अभी तक श्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सितंबर दोस्तों जाने वाला है आपका एनटीपीसी का एग्जाम, बट आई एम नॉट श्योर। आप तैयारी अगस्त के हिसाब से रखिए, जुलाई में तो नहीं होना है, लेकिन आप तैयारी अगस्त के हिसाब से रखें। सितंबर तक चांसेस पूरे हैं कि एग्जाम जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर को तीतरी कर देना है भाई साहब, पेपर को ऐसे उड़ा देना है कि क्वेश्चन पता नहीं चले कि किधर गया और कब लपक गया, ठीक है। तो पंकज मीणा जी बता दिया था कि शुष्क वायु तब मानते हैं जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, तो 25 डिग्री मान के भी आप चलो तो 346-47 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वायु होती है, ठीक है, तो ध्वनि की जो स्पीड होती है साउंड की वो 332 होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 25 पर 346-347 के करीब है ना,
यही लेकर चलेंगे डाटा। ओके, चलिए तो दोस्तों कल मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए अलविदा साथियों। वीडियो को प्लीज़ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस यही कि आप लिंक जो मेरे वीडियो की है उसको उठाएं और अपने व्हाट्सएप फेसबुक के स्टेटस पर और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में प्लीज़ एक बार शेयर करें। आपसे यही कहना है। कल फिर मुलाकात करेंगे। अलविदा साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।